तो आरएनएस थ्योरी का जो बचा हुआ पार्ट था, पिछले क्लास में हमने एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस का ग्राफ बना दिया था, है ना। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ अपनी क्लास में बन गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। और जो हमारा आरएनएस इक्वेशन है, ध्यान दीजिएगा, हमारा जो आरएनएस इक्वेशन है के बराबर इसमें हेडिंग क्या बनाओगे, हेडिंग बना लो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट, है ना। लिख लो आप टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का टेम्परेचर डिपेंडेंस क्या होगा, है ना, इस तरीके से। तो आपने इन जनरल क्या पाया है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, चैट में लिखो जरा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन आपको क्या बताया गया है? टेम्परेचर बढ़ाने पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा? बढ़ेगा। ठीक है ना। एंड प्लीज डू नॉट आस्क अबाउट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। वी हैव डिस्कस लॉट अबाउट इट, है ना। मैं भी डिस्कस और एक बार और बता दूंगा। ठीक है, तो बढ़ेगा, है ना। ठीक है, तो ज्यादातर लोग यही जानते हैं, क्योंकि उनको पता है कि रेट बराबर क्या होगा, के टाइम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की पावर ऑर्डर। एक तो ये रिएक्शन हम लोग देखते हैं, दूसरा हमको के बताया जाता है ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो आपको क्या लगता है टेम्परेचर बढ़ाने पे के का वैल्यू क्या होगा? भाई टेम्परेचर बढ़ाने पे रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब के क्या हो रहा होगा? टेम्परेचर बढ़ाने पर के का वैल्यू क्या होगा? टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो के का वैल्यू क्या होगा, बोलो? इंक्रीज होगा, है ना। लेकिन ये ऐसा हमेशा नहीं होगा, है ना, ऐसा हमेशा नहीं होगा। कैसे? तो यहाँ पे तीन केसेस बनेंगे। ठीक है, पहला केस जब एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव एक्टिवेशन एनर्जी के केस में टेम्परेचर को जब बढ़ाया जाता है तो के का वैल्यू बढ़ता है और रेट का वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, और इसी केस में जब टेम्परेचर कम किया जाता है तो के का वैल्यू कम होता है और रेट का वैल्यू क्या होता है, रेट का वैल्यू घट जाता है। जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव होगी, तो ये सिचुएशन आती है। ठीक है, नाउ दूसरा केस ये है कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैसी आ गई, जीरो आ गई, है ना। जीरो का एग्जाम्पल कौन है? एग्जाम्पल है जैसे रेडियो एक्टिविटी, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जीरो एक्टिवेशन एनर्जी का। तो ऐसे केस में क्या होता है? ऐसे केस में रिएक्शन बिकम टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो रेडियो एक्टिविटी जैसी जो मैकेनिज्म होती है, रिएक्शंस होती हैं, वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। टेम्परेचर बढ़ाने घटाने से, है ना, रेट ऑफ डिजिंटीग्रेशन, है ना, जो अल्फा बीटा गामा जो डिके होता है, उस डिके के रेट पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना। इन्वायरमेंट कंडीशन का कोई फर्क पड़ता नहीं है रेडियो एक्टिव डिके पर, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होती है। देयर आर सम केमिकल रिएक्शन और ऑल्सो जो कि एक्टिवेशन एनर्जी जीरो रखती हैं। ठीक है, तीसरा केस में जब एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव होती है, यस हो सकती है ना। एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, रिएक्शन का नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना वो नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा? तो टेम्परेचर बढ़ाने पर, ध्यान दीजिएगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर जो के का वैल्यू है वो घटता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे के का वैल्यू घटेगा और भाई यहाँ रेट घट जाता है। इसका एग्जाम्पल मैं दूंगा, है ना। अभी ये फेज में यही पढ़ा रहा था थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर ये रहेगा, और टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर कम करने पर के का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, बढ़ा देते हैं, और क्या होता है, रेट का वैल्यू बढ़ जाता है।
ठीक है, नोट करो इसको। नोट हो जाए तो बताना। नोट हो गया? हाँ, अभी फर्स्ट बोर्ड ही है अभी। नोट हो गया, ठीक है। अब इसका यूज जो है ना कैसे करेंगे, है ना, उस पर हम लोग काम करते हैं, है ना, उस पर हम लोग काम करते हैं। तो पहले तो मैं आपको सिखाता हूं, नेक्स्ट हेडिंग करो, और वो ये है कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की कैलकुलेशन कैसे होगा उस पर काम कर लेते हैं, ठीक है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि के बराबर क्या होता है? के बराबर होता है ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ये होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो एल एन के बराबर क्या होगा? एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, है ना, इस तरीके से रहता है। तो ये एक तरह से इक्वेशन नंबर 1 है। ये आप देख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट के का टेम्परेचर के साथ डिपेंडेंस देख सकते हैं। रेट कांस्टेंट के का टेम्परेचर के साथ आपको डिपेंडेंस मिल जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी और ए की वैल्यू मैंने कैसी मानी हुई है? कांस्टेंट मानी है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानी है। ये मैंने पिछले क्लास में लिखवाया हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी और कैपिटल ए जो है ना वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ये आपकी क्लास में, पिछले क्लास में हुआ था। एक काम कर लीजिए कि T1 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K1 मान लीजिए और T2 टेम्परेचर पर रेट कांस्टेंट K2 मान लीजिए। ये कर सकते हैं। तो आपका इक्वेशन बनेगा ln K1 ln A माइनस ई ए बाई आर T1 ln K2 इक्वल टू क्या होगा? ln A माइनस ई ए बाई आर T2, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, है ना, इसको आप क्या कर सकते हो? इसको आप चाहो तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर दो, ठीक है। तो सेकेंड माइनस फर्स्ट करोगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तो ये आएगा ln K2 बाई K1, ये खत्म हो गया। तो फर्स्ट सेकेंड में से फर्स्ट तो ये वाला प्लस का आएगा, है ना, प्लस का आएगा। तो आप ई ए अपॉन आर को कॉमन कर लेना, तो ये 1/T1 माइनस 1/T2 आ जाएगा। सो दिस इज द रिजल्ट जहां से आप एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वो रिजल्ट है जहां से एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट होती है। और समझाता हूं मैं आपको इसके बारे में, देखो, है ना। अगर आपको लॉग में काम करना हो, अगर कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, है ना, कोई न्यूमेरिकल अगर सॉल्व कर रहे हो तो क्या करोगे? तो इसको आप ऐसे कर सकते हो, 2.303 लॉग ऑफ K2 बाई K1 ई ए अपॉन आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग ऑफ K2 बाई K1, ये क्या हो जाएगा? ई ए अपॉन 2.303 आर 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में? अब अगर आपको किसी ने ऐसा क्वेश्चन दे दिया
कैसा दे दिया, उसने कहा कि एक रिएक्शन 25 डिग्री सेल्सियस पे चल रही थी, उसका उसने क्या किया, टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो 35 डिग्री सेल्सियस पे रेट दुगना हो गया, है ना। तो वो कहेगा 35 पर जो रेट है और 25 पे जो रेट है, इन दोनों का 35 वाला रेट जो है ना वो पहले वाले का दुगना है, समझना। और कहेगा कि कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, बस इतना ही क्वेश्चन आएगा, है ना, कि 25 पे जो रेट था 35 पे जो है ना दुगना हो गया है, कैलकुलेट द एक्टिवेशन एनर्जी, इतना क्वेश्चन होगा और आपका एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट का रेशियो किसके बराबर होता है, बताओ। दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट का रेशियो किसके बराबर होता है, दो अलग अलग टेम्परेचर पर रेट का रेशियो, यस, रेट कांस्टेंट के रेशियो के बराबर होता है। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा के 35 डिग्री सेल्सियस पर और के 25 डिग्री सेल्सियस पे मिल जाएगा। तो आपको एक तरह से K2/K1 मिल गया कि नहीं मिल गया, बोलो बोलो यस, K2/K1 मिल गया कि नहीं मिल गया आपको। हाँ, यहाँ पे K2/K1 की जगह पे क्या पुट कर दोगे, कितना पुट कर दोगे, हाँ 2 पुट कर दोगे। आपको T1 पता है, T1 T2 दे केल्विन में है, T1 कितना हो जाएगा 298 और T2 कितना होगा 308, है ना। यहाँ पे आपका T1 क्या हो जाएगा, T1 हो जाएगा 298 केल्विन, T2 क्या हो जाएगा 308 केल्विन, या सुनो हो जाएगा। हाँ, तो पुट कर दीजिए, पुट करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक्टिवेशन एनर्जी की जो यूनिट आएगी और या जो आर की जो यूनिट होगी वो एक्टिवेशन एनर्जी की यूनिट कैसी होगी, सेम होनी की। अगर आपने आर कैलोरी में रखा तो एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में होगी, आर किलो जूल में रखा तो किलो जूल में आएगा, क्योंकि ये तो यूनिटलेस है, जो भी डिसाइड होगा इससे डिसाइड होगा। हाँ, जस्ट टाइप SCR, सुपर क्लियर, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको कैलकुलेट करने में। कर लोगे एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेशन करने के आई तो कर पाएंगे ना, ऐसे डेटा आते हैं। और हमेशा आपको वो रेट का रेशियो बताएगा हमेशा, है ना। है ना, हाँ, टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना है। और हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर आपको रेट कांस्टेंट का रेशियो नहीं बताएगा, वो तुमको रेट का रेशियो ही बताएगा। वो कहेगा रेट इतने गुना हो गया है, इतने टाइम्स हो गया है, वहां से आप इंटरप्रेट करोगे, रेट कांस्टेंट के बराबर करोगे और उसको यहां पुट करोगे। नहीं बताते, आप कितने भी क्वेश्चन देख लेना, सभी क्वेश्चंस में आपको यही बोला जाता है कि रेट इतने टाइम्स हो गया है ना, रेट कांस्टेंट के बारे में नहीं बोला जाता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, केमिकल इक्विलिब्रियम में भी इस तरीके का रिजल्ट आता है ना, क्या कहलाती है, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन कहलाती है ना, उसी पर उस पर भी आ जाएंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला भी बनाएंगे यहाँ पे, है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम वाला भी यहाँ पर बनाएंगे रिजल्ट, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम वाला रिजल्ट भी बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे और वो है रिएक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन, रिएक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन, ये आप पढ़िए। रिएक्टिविटी एंड सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिएक्टिविटी की, है ना। रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, क्या समझा आपने, क्या समझा, जो रिएक्टिविटी टर्म लिखा है, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है। रिएक्टिविटी ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब होता है, हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कितने फास्ट कोई रिएक्शन होगा, है ना, कितने फास्ट कोई रिएक्शन, कितने फास्ट, हाउ फास्ट अ रिएक्शन विल टेक प्लेस। रिएक्टिविटी का मतलब है, हाउ फास्ट अ रिएक्शन विल टेक प्लेस, है ना, हाउ फास्ट अ रिएक्शन
विल टेक प्लेस, ये मतलब है। अब अगर किसी रिएक्शन को आपको फास्ट कराना है ना, किसी रिएक्शन को अगर आपको फास्ट कराना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अगर मैं कहता हूं कि हमारे पास दो रिएक्शन है, ए गिविंग बी, इसकी एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, और एक रिएक्शन है हमारे पास, यहीं लिख देता हूं, एक और रिएक्शन है हमारे पास सी गिविंग डी, और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी E2 है, और हम कहते हैं कि E1 बड़ा है E2 से, तो आपको क्या लगता है कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी? कौन सी रिएक्शन ज्यादा फास्ट होगी, है ना? हाँ हाँ, E2 वाली। क्यों E2 वाली फास्ट क्यों होगी? बिकॉज उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जब कम होगा तो ज्यादा पार्टिकल क्या होंगे, ज्यादा पार्टिकल पार कर जाएंगे ना। हाँ ठीक है, ज्यादा पार्टिकल जो है ना पार कर जाएंगे, क्या एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को ज्यादा पार्टिकल क्रॉस कर जाएंगे। ज्यादा पार्टिकल अगर पर सेकेंड क्रॉस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, वो बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है? तो हम ये कह सकते हैं रिएक्शन इज हैविंग लेस एक्टिवेशन एनर्जी। अगर किसी रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा होगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, लिख लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए या नोट लगा लीजिए। रिएक्शन इज हैविंग रिएक्शन हैविंग लेस एक्टिवेशन एनर्जी have more rate of reaction। A reaction having less activation energy have more rate of reaction, है ना, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, वो ज्यादा हो जाएगा। नहीं मॉड नहीं लगा यहाँ पे, देवेश क्या नाम है ना, मॉड का यहाँ पे सारी वैल्यू पॉजिटिव भी होंगी, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। एक्टिवेशन एनर्जी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है पॉजिटिव होता है। नेगेटिव कैसे आएगा, वो दो तीन एनर्जी का, दो तीन पॉजिटिव वैल्यू का अल्जेब्रिक सम होता है ना। अल्जेब्रिक सम नेगेटिव आता है, ना कि एक अकेली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। एक्टिवेशन एनर्जी की एक अकेली वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है, ठीक है। तो मॉड का चक्कर नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। समझ में आया देवेश? हाँ ठीक है, इस तरीके से। तो ये समझ में आ गया सब लोगों को, है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे, सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे। तो ये सेंसिटिविटी क्या है, यहां से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, और वो है सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन, है ना। तो सेंसिटिविटी ऑफ रिएक्शन की अगर हम डिस्कशन में लेकर आए, है ना, तो सेंसिटिविटी ऑफ क्या था, सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब है कि पर डिग्री सेल्सियस मान लो आपने दो रिएक्शन थी, एक रिएक्शन ये पहला वाला है और एक ये दूसरा वाला है, दोनों मान लो 25 डिग्री सेल्सियस पे हैं, दोनों 25 पे हैं। दोनों का टेम्परेचर आपने इसका 25 का 35 किया और इसका 25 का 35 किया। पहली रिएक्शन का रेट दो गुना हुआ, सुना सबने, पहली रिएक्शन का रेट फर्स्ट वाली रिएक्शन का रेट 2 से मल्टीप्लाई हुआ और सेकेंड वाली का रेट 3 से मल्टीप्लाई हुआ। तुमको क्या लगता है विच रिएक्शन इज मोर सेंसिटिव? हाँ दूसरी वाली। फील आ गया? तो सेंसिटिवनेस का फील आ गया कि टेम्परेचर के प्रति रिस्पॉन्डेंस, है ना, टेम्परेचर के प्रति रिस्पॉन्डेंस, कि आपने सेम टेम्परेचर दो रिएक्शन के लिए बढ़ाया, अब रेट में जो परिवर्तन है, रेट में जो परसेंटेज चेंज है, वो किस रिएक्शन में ज्यादा है ना। रेट में जो परसेंटेज चेंज है, वो किस रिएक्शन में ज्यादा है, वो डिसाइड करेगा कि सेंसिटिवनेस किसकी ज्यादा है ना, सेंसिटिवनेस किसकी ज्यादा है। ठीक है, इस तरीके से। तो अब किसकी ज्यादा निकल के, ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया था, लेकिन देखते हैं किसकी ज्यादा निकल के आती है, है ना।
तो हम सेंसिटिवनेस किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? सेंसिटिवनेस रिएक्शन का किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? किसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में देख रहे हो, तो टेम्परेचर के चेंज का सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? टेम्परेचर के चेंज का सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है? हाँ, के पर पड़ता है। के पर पड़ता है। के से रेट चेंज होता है ना, के पर पड़ता है। इसीलिए मैंने के को देखा, इसीलिए मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं क्या कर रहा हूं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि अभी आपने बोला मेरे से कि सर आप टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में काम करो और आप किसका चेंज देखो सर, के का चेंज देखो। तो अभी तो आपने ब्रो बोला था, तो अब आपने जो बोला है उससे तो आप पीछे नहीं हट सकते। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, मुझे लगता है किसी कोई डाउट आएगा। जो मैंने लिख दिया है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, इसमें किसी कोई डाउट नहीं आएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डी के बाई डी टी लिखेंगे। ये होगा ई की पावर ई ए बाई आर टी। फिर आप ई ए बाई आर टी का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो यहाँ पे एक माइनस तो पहले से ही आएगा, ये वाला माइनस साइन तो पहले से आएगा, एक माइनस साइन पहले ही होगा क्योंकि वो नेगेटिव था। और ये माइनस ई ए बाई आर, ई ए बाई आर, और जो टी 1/t का जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो माइनस 1/t² होगा। ऐसा बन जाएगा, चलेगा, है ना। ठीक है, तो अब जो माइनस वाला साइन है उसको क्या कर लो, माइनस वाले साइन को एक तरह से क्या कर लो, माइनस वाले साइन को कंज्यूम करके, और आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो है ना, ये किसके बराबर है, ये यही है ना। इसकी जगह पे के पुट कर दो, डी के बाई डी टी इक्वल टू क्या आएगा, के टाइम्स ऑफ ए अपॉन आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये वाला जो के है यहां डिवाइड कर लो, डी के बाई के हो जाएगा, बाई डी टी कर लेता हूं, चलेगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, ई ए बाई आर टी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम है? हाँ, यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मुझे बताना आप कि अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है, कहीं अगर ऐसा लिखा हुआ है डेल्टा के बाई के, इसका क्या मतलब होगा? डेल्टा के बाई के का क्या मीनिंग निकालोगे आप? लैंग्वेज लिख के बताओ, या बोलना हो चाहो तो बोल सकते हो। हाँ, बोलना है तो बोल भी सकते हो। नहीं, चेंज इन के नहीं है, रिलेटिव चेंज इन के, है ना। रिलेटिव चेंज इन के, परसेंटेज नहीं है, नहीं परसेंटेज नहीं है, फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ के, सही है। फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ के चलेगा, ये सही है। फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ, इंटू 100 कर दूंगा तो, इंटू 100 कर दूंगा तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा, तो परसेंटेज चेंज आ जाएगा। ठीक है, चलो इसका मीनिंग बता सकते हो। अब इसका क्या बताओगे, ये जो लिखा हुआ है डेल्टा के बाई के अपॉन डेल्टा टी, क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो आपको ठीक लग रहा है कि मैंने यही तो लिखा है, ये जो डी के बाई के था उसी को तो ये लिखा है, मैंने लिखा है। और डी टी को क्या लिखा है, डेल्टा टी लिखा है, बोलो। है ना, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है? इस एक्सप्रेशन का मीनिंग है फ्रैक्शनल चेंज in the value of k, fractional change in the value of k with respect to temperature, fractional change in the value of k with respect to temperature। सही है क्या? इसको ऐसे लिखूं तो कोई समस्या थोड़ी ना आप लोगों को।
कभी पूछा जाए तो कैलकुलेट कर देना, कभी पूछा जाए फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना, तो जितने पे बोला जाए उस पे एक्टिवेशन एनर्जी वो टेम्परेचर रख देना, वैल्यू निकल के आ जाएगी, है ना। तो यहां से एक बात समझ में आ रही है कि डेल्टा के बाई के अपॉन डेल्टा टी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी किसके साथ है, एक्टिवेशन एनर्जी के साथ है। तो जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, सुनना ये क्या बता रहा है, ये रिजल्ट क्या बता रहा है, ये रिजल्ट बता रहा है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, समझो ये रिजल्ट बता रहा है कि जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है ना, उसके के वैल्यू में, रेट कांस्टेंट के वैल्यू में फ्रैक्शनल चेंज कैसा आएगा, उसके के वैल्यू में फ्रैक्शनल चेंज कैसा आएगा, हाँ ज्यादा आएगा। तो के की वैल्यू में अगर फ्रैक्शनल चेंज ज्यादा आएगा तो रेट क्या होगा, रेट ज्यादा इंक्रीज होगा, तो वो रिएक्शन ज्यादा सेंसिटिव मानी जाएगी, वो रिएक्शन ज्यादा सेंसिटिव मानी जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर के की वैल्यू में ज्यादा परिवर्तन आया, के की वैल्यू ज्यादा बढ़ी तो रेट ज्यादा बढ़ा। तो आपको क्या लगता है कैसी रिएक्शन ज्यादा सेंसिटिव होंगी, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगा या जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, सेंसिटिव रिएक्शन, हाँ जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी टेम्परेचर चेंज करने पर उनके के की वैल्यू में ज्यादा चेंज आएगा, ज्यादा बढ़ेंगे, है ना, इसलिए वो ज्यादा सेंसिटिव होंगी, ठीक है। तो और लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, तो उनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आ रहा बात समझ में, है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि जो लेस रिएक्टिव होगा वो मोर सेंसिटिव होगा, ठीक लगा आपको, जो लेस रिएक्टिव रिएक्शन होगी वो मोर सेंसिटिव होगी, जहां पे आपको लेस रिएक्टिविटी दिखाई देगी वहां पे मोर सेंसिटिविटी दिखाई देगी, जहां पे मोर रिएक्टिविटी दिखाई देगी वो लेस सेंसिटिव हो जाएगी, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री। यस और नो, जस्ट टाइप यस, है ना, अगर आपको समझ में आ गया है वाली बात। एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने पर रिएक्टिविटी कम हो जाती है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होने पर रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है, रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं स्टेटमेंट कि रिएक्शन हैविंग मोर एक्टिवेशन एनर्जी बिकम मोर सेंसिटिव, है ना। यहां आप स्टार मार्क करके लिख सकते हैं कि रिएक्शन having more activation energy, a reaction having more activation energy have become more sensitive, है ना, become more sensitive। चलेगा, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। रुको क्या आ रहा है भाई, सर एक बार बता दो कि अलजेब्रिक सम नेगेटिव कैसे आएगा। अलजेब्रिक सम नेगेटिव कैसे आएगा मैं बता दूंगा, अभी आप परेशान मत हो, है ना, मैं अपने आप ही बता दूंगा, है ना, अब दोबारा मत लिखना, है ना, ठीक है, मैं अपने आप बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, है ना, ठीक है। More sensitive can also mean that more decrease in the rate in the same temperature difference. More sensitive can also mean the more decrease in the rate. हाँ बिल्कुल हो जाएगा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी नेगेटिव आ रही है तो जरूर उसमें उल्टा भी हो जाएगा, रिवर्स में भी आ जाएगा, ठीक है, चलेगा। और बताओ। यस मनीष कुमार जी, क्या हुआ बोलो। क्या हुआ मनीष, वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही आपकी, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना, इस पे तो ये कर लिया। अच्छा एक चीज और समझ लो कि यहाँ पर अगर आप जैसे आपसे ये कहा जाए 25 को 26 किया जाए और 35 को 36 किया जाए,
तो दोनों बार टेम्परेचर तो आपने 1 डिग्री सेल्सियस ही इंक्रीज किया है। क्या लगता है ज्यादा सेंसिटिवनेस कहाँ दिखाई देगी, 25 को 26 करने में या 35 को 36 करने में? क्योंकि टेम्परेचर डिनोमीटर में है, तो लोअर टेम्परेचर कंडीशंस पे क्या होगा, लोअर टेम्परेचर कंडीशंस में क्या होगा, रिएक्शन ज्यादा सेंसिटिव होगी, है ना। लोअर टेम्परेचर कंडीशंस में रिएक्शन क्या होगी, ज्यादा सेंसिटिव होगी, है ना। तो ये भी आप नोट कर सकते हो, कभी ये क्वेश्चन भी आ सकता है। लोअर टेम्परेचर कंडीशंस में रिएक्शन जो है ना वो ज्यादा सेंसिटिव हो सकती है, ठीक है। तो आप ये भी लिख सकते हो यहाँ पे, इस जगह पे। तो ये आपने देखा कि डेल्टा के बाई के इज अपॉन डेल्टा टी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी भी आ रहा है, 1 अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि लोअर टेम्परेचर कंडीशन, लोअर टेम्परेचर कंडीशंस, लोअर टेम्परेचर कंडीशंस, लोअर टेम्परेचर कंडीशंस reaction is more sensitive, ना, रिएक्शन ज्यादा सेंसिटिव हो जाएगी। डेल्टा टी पुट नहीं करना है प्रदीप, डेल्टा टी पुट नहीं करना, इनिशियल टेम्परेचर पुट करना होता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे 25 वाला टेम्परेचर पुट करेंगे, 25 से 26 वाला 26 नहीं पुट करना है, 25 वाला पुट करना है ना, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर रीजन में, लोअर टेम्परेचर रीजन में ज्यादा, तो 35 का 36 करोगे तो 35 पुट करना है, इनिशियल वाला पुट किया जाता है, ओके, इनिशियल वाला पुट किया जाता है, समझ में आया, ठीक है, ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं इसमें, और नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आप लोग, और वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। कौन सा, रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। और जो मैंने ये सेंसिटिव वगैरह बताया है, तो इसका भी एक डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग लिखोगे, और वो है रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शंस, है ना, रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। डेल्टा नहीं, सेंसिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी, सेंसिटिविटी तो एक प्रॉपर्टी है जो गवर्न किससे हो रहा है, जो गवर्न हो रहा है डेल्टा, जो डेल्टा के बाई के अपॉन डेल्टा टी से गवर्न हो रहा है, बिकॉज दैट इज रिप्रेजेंटिंग द फ्रैक्शनल चेंज इन द वैल्यू ऑफ के विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, है ना। मेजर वहां से होगा, और बाकी सेंसिटिविटी तो एक प्रॉपर्टी है, मेजर करने का जो तरीका है वो यही है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होगा, जैसे आपका ए गिविंग प्रोडक्ट है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ये ए एफ है, ये ए बी है, ये के एफ है, ये के बी है, यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी ई ए एफ है। सिंबल समझ में आ रहा है। ए जो है ना वो क्या है, ए आपका फ्रीक्वेंसी फैक्टर है, के एफ जो है ना वो रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड का, ई ए एफ एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड की, और सिमिलरली बी वाले सब बैकवर्ड के हैं। इसमें कोई सिंबल में कोई समस्या नहीं, किसी को भी सिंबल में कोई समस्या नहीं है ना, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, अपने पास एक रिजल्ट आया था के बराबर ए ई की पावर ई ए बाई आर टी, एक ये रिजल्ट था। इसी रिजल्ट से आपने क्या बनाया था, एल एन के बराबर एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी, ये बनाया था, ये जर बनाया था। तो इनका ही आपको यूज करना है ना। पहले तो आप लिखो फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए, तो फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए क्या लिखोगे, एल एन, क्या लिखोगे, के एफ एल एन ए एफ माइनस ई ए एफ अपॉन आर टी, इक्वेशन नंबर 1। बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एल एन
KB जो होगा वो क्या होगा, ln माइनस EAB बाई RT, इस तरीके से। ठीक है, नाउ आप क्या कर सकते हैं इसमें कि आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कीजिए। आप जो है ना, आप फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कीजिए। तो फर्स्ट में से जब सेकंड को माइनस करेंगे, यू विल गेट ln KF अपॉन KB, ln AF अपॉन AB माइनस, ये जब आप माइनस करोगे तो ये तो माइनस में ही रहेगा, ये प्लस का हो जाएगा, लेकिन अपने को माइनस साइन के साथ जब कॉमन लोगे तो ये EAF हो जाएगा, ये EAB हो जाएगा अपॉन RT हो जाएगा, ये रिजल्ट हो जाएगा। ये रिजल्ट देखा है आपने कहीं बना हुआ? इसकी जगह क्या पुट कर सकते हो, इसकी जगह पे क्या पुट कर सकते हो? हाँ, EAF माइनस EAB, यस डेल्टा H, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे डेल्टा H ऑफ रिएक्शन जो होगा वो क्या पुट किया जा सकता है, वो पुट किया जा सकता है AF माइनस EAB। ये जो दोनों का रेशियो है इसको भी मैं क्या करता हूं, एक नया A मान लेता हूं, दोनों है तो कांस्टेंट ही, एक नया A मान लिया, चलेगा तुमको? एक नया मान लो, बार बार रेशियो लिखना पड़ेगा। ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है? KF अपॉन KB क्या होता है, पढ़ा है आपने? KF अपॉन KB क्या होता है? नो, इट इज नॉट द रेट। KF अपॉन KB कहाँ पढ़ा था, 11th में पढ़ा होगा ना? नो नो, हाँ आपने ये पढ़ा होगा, K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KEQ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा होगा, KF अपॉन KB। ये क्या, ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, so now your equation number 3 become, so now from 3 थर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ln K इक्विलिब्रियम, ये हो जाएगा ln A रिएक्शन माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्शन अपॉन R इंटू T, एंड दिस इज फोर्थ। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट बन गया जैसा थोड़ी देर पहले रेट कांस्टेंट का बना था, अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बन गया है। रेट कांस्टेंट के सुनना, जो मैं बोलूंगा, रेट कांस्टेंट के केस में यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी आ रही थी, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के केस में यहां डेल्टा एच आ रहा है। दिस इज द मेन डिफरेंस, है ना। बाकी आपको पता है कि अगर हम आपको पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो अगर हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कब है, T1 पर है, ये पहला वाला है, और अगर हमने टेम्परेचर T2 कर दिया तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू बदल के 2 हो जाएगी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसी को आप यहाँ पुट कर, यहाँ पे आप जब T1 पुट करोगे तो यहाँ पे K1 हो जाएगा, यहाँ पे जब T2 पुट करोगे, यहाँ T2 पुट करोगे तो यहाँ K2 हो जाएगा। ये हो जाएगा ln K इक्विलिब्रियम 1 बराबर ln A ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्शन अपॉन RT1। ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गई। ln K इक्विलिब्रियम कौन सा, 2 वाला, तो ln क्या हो जाएगा, A ऑफ रिएक्शन माइनस डेल्टा H ऑफ रिएक्शन अपॉन RT2। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, इन दोनों को आप क्या कर लो, रेशियो ले लो, माइनस कर लो, सॉरी। सो माइनस करने के बाद क्या होगा, अगर आप 6 में से 5 को माइनस करेंगे, सो यू विल गेट ln K इक्विलिब्रियम कौन सा, सेकेंड वाला, K इक्विलिब्रियम कौन सा, पहला वाला, और ये कैंसिल हो जाएगा, और आप डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कॉमन कर लीजिएगा, डिवाइड बाई R, है ना। सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया है ना, तो ये प्लस का हो जाएगा, आएगा 1/T1 माइनस 1/T2।
इसी रिजल्ट की बात कर रहे थे, यही था आपका, क्या था, वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, याद है वॉन्ट ऑफ इक्वेशन, यही बनाई थी, ये बना था आपका, बन गया या सुनो, हाँ ये बना था आपका, ठीक है ओके। अब एक बात बताओ कि टेम्परेचर बढ़ाने पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहाँ जाती है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? हाँ केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको सिखाया गया होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपको सिखाया गया होगा, बैकवर्ड जाएगी। तो उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या फर्क पड़ेगा, उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा, है ना। तो बस यही मैं आपको बता रहा हूं कि डेल्टा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसका डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है, नेगेटिव होता है। और डेल्टा एच कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है ई ए एफ माइनस ई ए बी, तो ये नेगेटिव होगा। तो यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ई ए एफ छोटा है और ये बड़ा है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होती है, बैकवर्ड या फॉरवर्ड वाली, कौन सी ज्यादा दिख रही है? हाँ बैकवर्ड वाली दिख रही है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो क्या होता है बोलो, वो होता है के एफ अपॉन के बी, वो होता है के एफ अपॉन के बी, होगा, होगा या नहीं होगा, यही होगा के एफ अपॉन के बी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर के एफ पे क्या फर्क पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर के एफ पे क्या फर्क पड़ेगा, के एफ पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा, ओके गुड। टेम्परेचर बढ़ाने पर केबी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेंगे, दोनों ही बढ़ेंगे, है ना, दोनों ही बढ़ेंगे। आर एफ क्या होगा, आर एफ होगा के एफ टाइम्स ऑफ रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, आर बी क्या होगा, के बी टाइम्स ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन। ये होगा। तो भाई आर एफ भी बढ़ेगा, मतलब के एफ भी बढ़ेगा और के बी भी बढ़ेगा, दोनों ही बढ़ेंगे। तो आर एफ भी बढ़ेगा, आर भी बढ़ेगा, लेकिन के एफ और के बी में ज्यादा कौन बढ़ेगा, ज्यादा कौन बढ़ेगा, हाँ ज्यादा बढ़ेगा के बी वाला। क्यों ज्यादा, क्यों बढ़ेगा के बी वाला, के बी वाला वैल्यू ज्यादा क्यों बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, ज्यादा क्यों बढ़ेगा, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है तो वो ज्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पे बैकवर्ड रिएक्शन जो है ना वो ज्यादा सेंसिटिव है, यस और नो, है ना, बैकवर्ड रिएक्शन क्या होगा, ज्यादा सेंसिटिव होगा, यस और नो। तो एक बात बताओ, जब आप केबी को बढ़ा दोगे, जब केबी की वैल्यू केएफ से ज्यादा हो जाएगी, केबी की वैल्यू नए टेम्परेचर पर, नए टेम्परेचर पर केबी बड़ा आएगा केएफ के कंपैरिजन में, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। तो यही तो आपने बताया था, यही तो आपने बताया था, यही तो आपने बताया था कि टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसीलिए रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाती है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। अब तो डाउट क्लियर हो गया ना, अब तो एक्सोथर्मिक वाला डाउट क्लियर हो गया ना, हाँ अब तो क्लियर हो गया, बैकवर्ड समझा दिया भाई, आप लोगों को बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था बार बार कि सर एक्सोथर्मिक में क्या होगा, तो मैंने समझा दिया ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में फॉरवर्ड रिएक्शन रेट भी बढ़ेगा, रेट तो बढ़ ही रहा है, ये भी रेट बढ़ रहा है, ये भी रेट बढ़ रहा है, सब देखो ध्यान से। और हम जो क्लास में पढ़ रहे हैं वो कौन सा रेट पढ़ रहे हैं, हम रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे हैं। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन है आर एफ माइनस आर बी, ध्यान दीजिएगा। तो हम ये कहेंगे कि आर एफ बढ़ रहा है, आर बी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं, है ना, इस तरीके से। और नेट रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन शिफ्टिंग क्या हो रही है, शिफ्टिंग जो है ना वो बैकवर्ड हो रही है ना, दोनों ही बढ़ेंगे, ठीक है। तो आर एफ भी बढ़ता है, आर बी भी बढ़ता है, लेकिन आर बी क्या होता है, आर बी ज्यादा बढ़ता है, तो नेट रिएक्शन कहाँ जाती है, नेट रिएक्शन पीछे चली जाती है ना, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाती है। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से रहेगा।
चलो भाई, है ना, ये कंप्लीट हो गया। दोनों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस तरीके से रहता है। तो ये वाला काम आपने कर लिया, है ना। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, और वो है यूज ऑफ कैटलिस्ट, है ना। यहाँ पे एक कैटलिस्ट का भी यूज आता है, उस पर भी काम कर लेते हैं। लिखिए, नेक्स्ट हेडिंग करिए, यूज ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, उस पर काम करते हैं। यूज ऑफ कैटलिस्ट, है ना। तो कैटलिस्ट का काम क्या होता है, कैटलिस्ट कितने तरीके के हम लोग पढ़ते हैं मेनली। तो कई सारे कैटेगरी हैं कैटलिस्ट की, लेकिन अपने को यहाँ पे जो मेन फोकस है अपना, वो है पॉजिटिव कैटलिस्ट पर, है ना। ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन increased by these catalyst, rate of reaction increased by these catalyst। कैसे करेंगे, by lowering the activation energy लेवल। एक्टिवेशन एनर्जी लेवल को क्या करते हैं, कम कर देते हैं, है ना, है ना। हेट्रोजीनियस होमोजीनियस कैटलिस्ट पे नहीं जा रहे हैं, इसी पे जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। और भी कई तरह की कैटेगरीज है, हम लोगों को पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब रेट को बढ़ाना। अब रेट बढ़ाने का तरीका क्या है, जो एक्टिवेशन एनर्जी था ना, जिसको पार्टिकल पार कर रहे थे, उसको नीचे लाता है, या एक ऐसे पाथ पे ले जाता है जहां पे क्या होते हैं, पार्टिकल ज्यादा क्रॉस करना चालू कर देते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। दूसरा क्या होता है, दूसरा हम लोग पढ़ते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय दीज कैटलिस्ट, है ना, by increasing the activation energy level। rate of reaction decrease by, है ना, rate of reaction decrease by these catalysts by increasing the activation energy level, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी लेवल को क्या कर कर, है ना, rate of reaction decrease by these catalysts by increasing the activation energy level, है ना। तो जो क्या करते हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज बाय दीज कैटलिस्ट, है ना, ये क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को बढ़ा देते हैं, ऊपर ले जाते हैं, तो पार्टिकल कम क्रॉस कर पाते हैं। कम क्रॉस कर पाएंगे तो क्या होगा, है ना, रेट क्या हो जाएगा, वो घट जाता है ना, रेट घट जाता है। जैसे आपने अभी पढ़ा होगा, रोजनमून रिडक्शन वगैरह पढ़ा था, हाँ ये पढ़ा है ना, PDBSO4। तो BSO4 जो ऊपर से लगा देते हैं प्रेसिपिटेट, तो वो क्या करता है, वो उसकी एक्टिविटी को क्या कर देता है, कम कर देता है। ठीक है, ठीक है। पॉइजन कैटलिस्ट, बिल्कुल पॉइजन कैटलिस्ट वगैरह जो है ना, उनको पढ़ा होगा आपने, तो वो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी है, गुड, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कैसे करेंगे। तो जरा आप ग्राफ, जरा एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ वगैरह से भी देखो, थोड़ा सा समझ में आएगा। बेसिकली होगा क्या कि इस तरीके से जब आप ग्राफ बनाओगे ऐसे, ये वाला, है ना, किसी एक से समझा देते हैं, बाकी आप अपने आप कर लोगे। ये आपका ट्रांजिशन स्टेट है, और यहाँ पे रिएक्टेंट होगा, और रिएक्टेंट के लिए जो एनर्जी होगी वो फॉरवर्ड वाली होगी,
यहाँ पे रिएक्टेंट का एनर्जी लेवल है, ये ER है, अपने को पता है ये EP है और ये EAB है, ये हो जाएगा। ये डेल्टा H हो जाएगा, ठीक है, ये डेल्टा H हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, है ना, ये डेल्टा H हो जाएगा। अपने को पता है कि ये वाला जो वैल्यू है यही एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन भी है ना। ये समझ, ये आप डायग्राम बनाते हैं, ये मैंने एक्सोथर्मिक के लिए बनाया हुआ है, कोई समस्या नहीं है ना, एक्सोथर्मिक के लिए बनाए, आप एंडोथर्मिक के लिए भी बनाएंगे तो कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये इसका डेल्टा एच था इस समय। लेकिन होगा क्या है कि जब आप इसमें कैटलिस्ट मिलाओगे, है ना, और कौन सा कैटलिस्ट मिलाओगे, है ना, नोट करने का टाइम नहीं मिला क्या? नोट कर लो, नोट कर लो, मैं हट गया, मैं अभी हट गया हूँ, नोट कर लो, नोट कर लो, जिनका रह गया नोट कर लो, फिर मैं बोलता हूँ, है ना। प्रत्यांशु नोट कर लो भाई। AF और AB जो थे ना आशाद, वो ये थे, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट का फ्रीक्वेंसी फैक्टर था और बैकवर्ड का था, है ना। हाँ, अब हम लोग पॉजिटिव कैटलिस्ट ही बना रहे हैं मोस्टली, हम लोग काम तो यही है, ज्यादातर हमें काम तो पॉजिटिव का ही पड़ता है, कोशिश तो यही करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाए दे, है ना। लेकिन फिर कभी कभी नेगेटिव का भी पड़ेगा, ऐसी बात वो भी नहीं है, लेकिन चलो पॉजिटिव वाला पढ़ते हैं, नेगेटिव वाला तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा आपको। तो पॉजिटिव वाला क्या करेगा, पॉजिटिव वाला इस एनर्जी लेवल को नीचे लाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, ये एनर्जी लेवल नीचे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, ये नीचे आ जाएगा, देखा। तो ये जो वैल्यू है ना, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको अपन कितनी मान लेते हैं, इसको अपन Y मान लेते हैं, कितनी मानी गई है ये वाली वैल्यू, जितनी कम हुई है ये Y किलो जूल पर मोल मान लेते हैं, Y किलो जूल पर मोल मान लेते हैं, चलेगा, है ना, ठीक है। तो नया एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा ना, EAF डैश जो होगा नया वाला, ये डैश, वो यही होगा ना, EAF माइनस वाई, कम हो गया ना, फॉरवर्ड के लिए कम हो गया ना, यस, हाँ कम हो गया, और यही किसके बराबर हो जाएगा, यही हो जाएगा EA डैश ऑफ रिएक्शन, बोलो, EA डैश ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, यस सुनो, हाँ हो जाएगा। नाउ व्हाट अबाउट EAB, EAB डैश, ये क्या होगा, वो हो जाएगा EAB माइनस वाई, दोनों के लिए बराबर ही कम होगा, दोनों के लिए बराबर कम होता है, इसीलिए कहते हैं कि कैटलिस्ट जो है ना, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली अफेक्ट करता है, इसीलिए कहते हैं कि कैटलिस्ट जो है ना, वो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को इक्वली अफेक्ट करता है, क्योंकि दोनों की एक्टिवेशन एनर्जी बराबर मैग्नीट्यूड से या तो कम करेगा या बराबर मैग्नीट्यूड से बढ़ाएगा, ये सुनो, आप लिखना चाहो तो लिख लो कि कैटलिस्ट कैन इक्वली अफेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट, लिख लो कॉपी में, अ कैटलिस्ट कैन इक्वली अफेक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन रेट, इक्वली अफेक्ट करेगा दोनों को, बिकॉज दोनों को उसने क्या किया है, इक्वली डिक्रीज किया है, दोनों को Y किलो जूल से। नाउ अगर अब आप डेल्टा H लिखना चाहते हैं रिएक्शन का, ठीक है, नया वाला, तो क्या लिखेंगे, तो आप लिखेंगे EA डैश माइनस EAB डैश, यही लिखेंगे ना, ये सुनो, सही लिखा है मैंने, बोलो सही लिखा है। तो जरा पुट करिए, यहाँ पे EA डैश को पुट कीजिए,
तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो होगा डैश वाला वो क्या होगा, यहां पे पुट करेंगे तो क्या आएगा ई ए एफ माइनस वाई, और यहां आएगा ई ए बी माइनस वाई। ठीक है, चलेगा। अभी ब्रैकेट हटाओ, ब्रैकेट हटाओगे तो ये आएगा, ये आएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली क्या आ जाएगा, ई ए एफ माइनस ई ए बी। कौन सा, पहला वाला, पहला वाला आ गया। तो डेल्टा एच, तो डेल्टा एच डैश ऑफ रिएक्शन है वो डेल्टा एच के बराबर ही आएगा। मतलब यही है कि कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को बदलेगा, बैकवर्ड को भी बदल सकता है लेकिन डेल्टा एच को नहीं बदल सकता है, तो स्टेट को नहीं बदल सकता, बताया गया होगा आप लोगों को ना। तो डेल्टा एच रिमेन सेम है ना, ये आपने पढ़ा है। तो आप ये क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिख सकते हो दैट इज डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन रिमेन सेम। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो है ना वो सेम बना रहता है। ठीक है, ये सेम बना रहेगा। फील आया? तो ये तो हो गया इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट के बारे में कि थ्योरेटिकली आप कैसे काम करने वाले हो। ये तो इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो गए। तो थ्योरेटिकली आप जो है ना यू कैन गो लाइक दिस, है ना, इस तरीके से आप काम कर पाओगे। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को तो हमने आपको समझा दिया, ठीक है ना। अब मुझे आप ये बताइए कि आपने कहा मेरे से कि अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दूं तो रेट कांस्टेंट पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या आंसर कर रहे हो आप लोग? एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने पर रेट कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, मैं रेट कांस्टेंट पूछ रहा हूं, रेट नहीं पूछ रहा हूं, रेट कांस्टेंट के, कैपिटल के की बात हो रही है, रेट कांस्टेंट, है ना। तो थोड़ा सा लोगों को दिक्कत आ गया। देखो ये मैंने क्वेश्चन पूछा तो कुछ लोग आंसर, काफी लोगों के गलत भी हैं, है ना, काफी लोगों के गलत भी हैं। अच्छा चलो, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ये आपने देखा है, ये तो देखा है ना आपने, ये तो देखा है। आपने अभी कैटलिस्ट मिलाया था ना, अभी आपने कैटलिस्ट मिलाया था, कैटलिस्ट ने क्या किया था, कैटलिस्ट ने क्या किया था, अभी आपके सामने बोर्ड पे कैटलिस्ट ने क्या किया है, एक्टिवेशन एनर्जी को, एक्टिवेशन एनर्जी को क्या किया है पहले बताओ, एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने से रेट पे क्या फर्क पड़ा है, रेट बढ़ गया है। रेट को बढ़ाने वाला कौन है इसमें, इसमें रेट को बढ़ाने वाला कौन है, के। तो अब तो बता दो। नहीं, कैटलिस्ट नहीं कर रहा है, कैटलिस्ट नहीं कर रहा है। कैटलिस्ट को क्या मिला, है ना, कैटलिस्ट तो क्या है ना, कैटलिस्ट तो कॉज है, कैटलिस्ट की वजह से क्या हुआ है एक्टिवेशन, वो तो कारक है। इफेक्ट क्या पड़ा इफेक्ट ये पड़ा, प्रभाव क्या पड़ा, है ना, इफेक्ट ये पड़ा कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और के बढ़ गया। एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और के क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो देखो कितने काम का इक्वेशन है। वैसे आपको डाउट हो रहा था लेकिन अब आपने देखा कि यार इसका मतलब है कैटलिस्ट मिलाने पर, कैटलिस्ट का सीधा इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, किसकी वैल्यू पे पड़ता है, हाँ, के की वैल्यू पे पड़ता है। किसके थ्रू, किसके थ्रू, किसके थ्रू, किसके थ्रू, एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू, है ना, एक्टिवेशन एनर्जी के थ्रू। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक्टिवेशन एनर्जी कम होगा तो के क्या होगा, के क्या होगा, बढ़ेगा। और ऑब्वियस सी बात है, सारा डिस्कशन किसके लिए चल रहा है, ये सारा डिस्कशन पॉजिटिव एक्टिवेशन एनर्जी के लिए चल रहा है, नेगेटिव के लिए नहीं चल रहा है। ये सारा डिस्कशन पॉजिटिव के लिए, इन जनरल तो पॉजिटिव ही मान के चलता है ना। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, कम होगा तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो क्या होगा, रेट बढ़ेगा।
ठीक है। और एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगा, अगर बढ़ेगा तो के घटेगा तो रेट क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कैसे एक्टिवेशन, देखो इस जब कोई स्टूडेंट मैथमेटिकली ऐसे जाता है ना, के बराबर ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, उसको बड़ी तकलीफ होती है समझने में, उसको तकलीफ होता है समझने में कि एक्टिवेशन एनर्जी और के कैसे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर और के कैसे डिपेंड करेंगे। बट अगर कोई स्टूडेंट इस वाले तरीके से जाता है तो उसको कभी तकलीफ नहीं आएगा। मेरी बात से सहमत हो? जस्ट टाइप AGR एग्रीड, है ना, ठीक है, सहमत हो, ठीक है, इस तरीके से तो एग्रीड है ना। तो अगर इससे जाओगे तो कभी तकलीफ नहीं होगा। और मैं शायद मैं मुझे लगता है अब तक तो 10-12 बार तो लिख चुका हूँ क्लास में, 10 टाइम्स तो 10 to 15 टाइम्स हो चुका होगा, ये बार बार बोर्ड पे लिखा है मैंने, है ना, इस तरीके से, तो ये अपने आप हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप जाएंगे। तो एक्टिवेशन एनर्जी का के बारे में आपको मैंने समझा दिया, है ना, तो ये वाली बात समझ में आ गई। ओके, नाउ अब आप न्यूमेरिकल, है ना, अब आप न्यूमेरिकल जो है ना, अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट करोगे, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है देन हाउ कैन यू अटेम्प्ट द न्यूमेरिकल, तो उस पर हम लोग काम कर लेते हैं। तो न्यूमेरिकल पर कैसे काम करोगे वो देख लो। तो न्यूमेरिकल के लिए तो आप क्या करिएगा, न्यूमेरिकल के लिए आप लोग केवल 2 इक्वेशन लिख लेना, कैटलिस्ट मिलाने से पहले और कैटलिस्ट मिलाने के बाद, है ना। तो आप लोग क्या करना, बिफोर एडिंग कैटलिस्ट, बिफोर एडिंग देख लेना मैंने कहाँ लिखा है, यहाँ छोड़ के यहाँ आया हूँ, है ना, यहाँ पे आया हूँ, बिफोर एडिंग कैटलिस्ट। तो बिफोर एडिंग कैटलिस्ट क्या होगा, के बराबर ए की पावर ई ए बाई आर टी, या आप ln में लिख दो, ln के बराबर ln ए माइनस ई ए बाई आर टी, है ना, एक इक्वेशन ये लिख लीजिएगा। उसके बाद आप क्या करना, आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट लिख देना, कैटलिस्ट मिलाने के बाद, आफ्टर एडिंग कैटलिस्ट, कैटलिस्ट मिलाने के बाद ln के डैश हो जाएगा, ln ए हो जाएगा माइनस ई ए डैश आर इन टू टी होगा, ठीक है। अगर मैंने कहा कि कैटलिस्ट मिलाने से रेट दुगना हो गया है ना, अगर मैंने ये कहा कि कैटलिस्ट मिलाने से रेट दुगना हो गया है, तो मैंने आपको किस चीज की वैल्यू बताई है, नहीं के की नहीं बताई है, किस चीज की वैल्यू बताई है, यस, के डैश बाई के की बताई, रेशियो बताया, वेरी गुड। अगर तो ऐसे ही बताया जाएगा आपको क्वेश्चन में, इसी तरीके से बोला जाएगा, है ना, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट की एब्सेंस में जो रेट का रेशियो होगा वो बेसिकली रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा। सुना आपने, सुना आपने, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट की एब्सेंस में जो रेट का रेशियो होगा वो रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा एक्चुअली, है ना, वो रेट कांस्टेंट का रेशियो होगा। बात समझ में आ रहा है? तो जो आर डैश अपॉन जो आर होगा वो वास्तव में के डैश अपॉन के होगा, ये होगा। यस, टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक एक वेरिएबल एक ही बार में, अगर आप इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ रहे हो तो कैटलिस्ट मत मिलाना को नहीं पढ़ोगे, अगर आप कैटलिस्ट पढ़ रहे हो तो टेम्परेचर वाले इफेक्ट को कांस्टेंट रखोगे। अब है बात समझ में आ रही है ना, टेम्परेचर वाला इफेक्ट कांस्टेंट रहेगा, है ना, इस तरीके से। अब आपको क्या मिल जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 मान लीजिए। उसके बाद बस आप एक काम कीजिएगा कि आप चाहो तो सेकेंड माइनस फर्स्ट कर लो, तो आपका इक्वेशन ये नोट कर लिया, ये नोट हो गया, ये नोट हो गया यहाँ पे, है ना, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद यहां पर सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, तो सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो तो क्या होगा, ln के डैश अपॉन के, ये हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया है तो ये वाला प्लस का हो जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, 1/RT में कॉमन कर लूंगा,
और यहाँ पे क्या लिखूंगा, ई ए माइनस ई ए डैश सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस किया है, ये प्लस का आएगा। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा। बस इसी से सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन आपका, यही सॉल्व हो जाएगा, चिंता मत करो। यहाँ से आगे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, है ना, हो जाएगा ना, लग भी रहा होगा आपको। यहाँ से बस वैल्यू वैल्यू रखना, सॉल्व हो जाएगा, जो भी पूछेगा जो भी करेगा सब सॉल्व कर लेगा। तो ये तो हो गया इसके बारे में, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसमें। पीयूष क्या पूछना है? सर मेरे को स्टेरिक फैक्टर में पूछना था एक चीज। सर वो स्टेरिक फैक्टर है, जैसे वो पी है, तो सर उसकी वैल्यू हमेशा 1/2 ही होगी? नहीं, वो तो एग्जाम्पल दिया था, ज्यादा भी हो सकती कम भी हो सकती 1 से। अच्छा ठीक है सर। उसी के बारे में पढ़ा रहा हूँ, है ना, उसी के बारे में जस्ट बताने वाला हूँ, है ना। यस सर। ठीक है, 2 मिनट दो बस, अभी मैं वहीं पहुंच रहा हूँ, है ना। ये नोट कर लो तुम लोग, और अब हम आपका डाउट बिल्कुल सुपर क्लियर कर देंगे, है ना। ये चैप्टर कब खत्म होगा? आप जब चाहो तब खत्म हो जाएगा। आप पढ़ना बंद कर दीजिए, खत्म हो गया चैप्टर। तैयारी बंद कर दीजिए, तैयारी खत्म हो जाती है ना। ठीक है, सो डोंट आस्क दीज थिंग्स। आपको पता है इन सब चीज़ों पे मुझे प्रॉब्लम होती है ऐसे क्वेश्चन से, है ना, और मैं जवाब देना पसंद नहीं करता हूँ। सो हम लोग आते हैं अपने वेबसाइट के लेक्चर पे। एक चीज़ मुझे है ना, रुको देवे, सभी लेते हैं ना स्पेशल लेक्चर ऑन, एक ये लेक्चर वेबसाइट पे पड़ा हुआ, अगर को आप लोग भी देखना चाहो देख लेना, स्पेशल लेक्चर ऑन आर्गेनियस थ्योरी, है ना, जिनके पास ये केमिस्ट्री का सिलेबस है। एक मिनट, क्या बोल रहे हैं? चलो, तो यहाँ देखो आप लोग, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हाँ हो रही है, ठीक है। तो अब आप लोग सब लोग ध्यान दीजिएगा, है ना, जो मैं बताऊंगा। यहाँ पे ए की वैल्यूज आपको दिखाई दे रही हैं और पी की वैल्यू दिखाई दे रही है, दिख रही है? ए और पी की वैल्यू दिख रही है, जस्ट टाइप यस, दिख रही है सबको? हाँ दिख रही है, ठीक है, ओके। तो अब आप देखो पी का वैल्यू जब 0.16 है, ध्यान देना, जब पी का वैल्यू 0.16 है ना, तो पी का वैल्यू जब 0.16 है या 2.5 इंटू 10⁻³ है या 1.7 इंटू 10⁻6 है, तो जब ये पी की वैल्यूज कम है तो आप देख रहे हो कि जो थ्योरेटिकल वैल्यू है वो कैसी आ रही है, 5.9 10/10 ए की थ्योरेटिकल वैल्यू, कैपिटल ए की वैल्यू, एक कैपिटल ए याद है फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो थ्योरेटिकल वैल्यू थ्योरेटिकल वैल्यू ज्यादा आ रही है। और एक्सपेरिमेंटल कैसी आ रही है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कैसी आ रही है? कम आ रही है। तो इन द रियल सेंस ये रिएक्शन स्लो होगी या फास्ट होगी? आपको क्या लगता है? इन द रियल सेंस, रियलिटी में क्या हो रहा होगा, थ्योरेटिकली नहीं, रियलिटी में जाके क्या होगा इस रिएक्शन में? ये बेसिकली क्या था? फ्रीक्वेंसी फैक्टर था ना, कोलिजन फैक्टर था। तो कोलिजन्स वास्तव में कैसे हो रहे होंगे, रियलिटी में कोलिजन कैसे हो रहे होंगे? कम हो रहे हैं। और तुम्हारा थ्योरी तुमको क्या बता रहा है? कि ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब आता है लास्ट वाला, देखो लास्ट वाले में जब ये 4.8 लिखा हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को 4.8? जस्ट टाइप यस जहां पे 4.8 दिख रहा है, दिख रहा है 4.8? 4.8 के केस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ए की कैसी आ रही है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ए की कैसी आ रही है? ज्यादा आ रही है। और थ्योरेटिकल कैसी आ रही है? कम आ रही है। तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखने, आपको टेबल बनाना, आप टेबल बना लो, नहीं तो आप पहले ये पॉइंट लिख लो, है ना, लिखो आप, है ना। तो आप इसमें जो हेडिंग थी, पहले तो हेडिंग लिख लो, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेरिक फैक्टर लिखो, हेडिंग या कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेरिक फैक्टर लिख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेरिक फैक्टर। नोट कर लिया? हाँ, ज्यादा तो हो गई, और ऑब्वियस सी बात है, अगर गैसियस फेज की रिएक्शंस हैं तो कोलिजन तो ज्यादा होते ही हैं,
है ना, कोलिजन तो ज्यादा होते हैं, बट दोनों का कंपेरिजन देखना है। लिखो व्हेन अ रिएक्शन इज हैविंग लेस वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर पी, लिखो मैं बोल रहा हूं, व्हेन अ रिएक्शन इज हैविंग लेस वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर पी, स्टेरिक फैक्टर पी, देन कैपिटल ए लिखना, कैपिटल ए एक्सपेरिमेंटल फाउंड टू बी लेस देन ए theoretical, A experimental found to be less than A theoretical. हो गया? When a reaction is having less steric factor, less value of steric factor P, then A experimental found to be less than the A theoretical. लिख लिया सब लोगों ने? ठीक है। इन दिस केस टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, लिखो इसी के आगे लिखो, इन दिस केस टू इंक्रीज द, in this case to increase the rate of reaction, in this case to increase the rate of reaction we should use some positive catalyst. In this case to increase the rate of reaction we should use some positive catalyst, we should use some positive catalyst. ठीक है, क्या हो गया हर्ष? क्या हो गया हर्ष? सर हाँ, मेरा ना बीच में छूट गया था। कहाँ तक द लिखा? एक्सपेरिमेंट इन मोर देन लेस देन एक्सपेरिमेंटल थ्योरेटिकल इज लेस देन ए थ्योरेटिकल, लिख लिया? हाँ। अब आगे लिखो, इन दिस केस वी शुड यूज इन दिस केस catalyst, positive catalyst. In this case we should use positive catalyst to increase the rate of reaction. क्यों? क्योंकि in the real sense एक बार पूरा बोल दीजिए आप। हाँ, रियलिटी में तो क्या बोला? एक बार आप पूरा बोल दीजिए। अरे यार, Sir, if a please. chemical reaction is having less value of steric factor P, यहाँ तक ठीक है? Yes sir. Then A experimental found to be less than A theoretical. Okay sir. Full stop. In this case we should use positive catalyst to increase the rate of reaction. सर हो गया, थैंक यू हो गया, सर। है ना? तो क्यों यूज करेंगे कैटलिस्ट को? क्योंकि रियलिटी में ये रिएक्शन कैसी थी, अभी आप लोगों ने बोला था, मुझे बताया था आप लोगों ने, इन द रियल सेंस ये कैसी थी? हाँ, इन द रियल सेंस ये स्लो थी, तो इसको रेट को बढ़ाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, है ना, ये मिलाना पड़ेगा, है ना? ठीक है, इसकी हेडिंग है, आप लिख सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेरिक फैक्टर पी। इसकी जो हेडिंग थी वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेरिक फैक्टर पी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट आप बात कीजिए और लिखिए, सेकंड पॉइंट करो इसमें, नेक्स्ट पॉइंट करोगे, नेक्स्ट पॉइंट मैं अब दोबारा नहीं बोलूंगा, ध्यान से सुन लो, है ना? और वो है कि लिखो आप, इफ अ रिएक्शन इज हैविंग मोर स्टेरिक फैक्टर, इफ अ रिएक्शन इज हैविंग लार्ज या मोर स्टेरिक फैक्टर पी, देन A experimental found to be greater than A theoretical. A experimental found to be greater than A theoretical. Please do not leave the class, है ना? कोई भी जो लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना, वो क्लास को छोड़ के मत जाना, है ना? अभी पूरा कॉन्सेप्ट हुआ नहीं, लॉक नहीं हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट, है ना? भले टाइम हो जाएगा लेकिन लॉक नहीं हुआ है कॉन्सेप्ट, ठीक है? तो ए एक्सपेरिमेंटल जो होगा वो क्या होगा, वो ए थ्योरेटिकल से क्या होगा, ज्यादा होगा अगर स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू ज्यादा है। वो 4.8 वाला एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट हो गया सबका? इफ अ रिएक्शन इज हैविंग मोर या लार्ज वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर पी, देन ए एक्सपेरिमेंटल इज ग्रेटर देन द ए थ्योरेटिकल। ठीक है, इस तरीके से बात समझ में आ रही है ना? तो अब मैं आपको ले चलता हूं कहां पे, अब मैं ले चलता हूं आपको सीट पर, है ना? ये नोट कर लिया? तो अब मैं आपको ले चलता हूं आपकी जो सीट है केमिकल काइनेटिक्स की, उस पे ले चलता हूँ। सब लोग केमिकल काइनेटिक्स के जेई वाले पार्ट पे चले जाओ फटाफट,
केमिकल काइनेटिक्स के जेई वाले पार्ट पे चले जाओ, केमिकल काइनेटिक्स के आईटी वाले पार्ट पे चले जाओ, आईटी वाले सेक्शन पे जल्दी से निकालो। केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर 3, आईटी एडवांस, नॉट द जेई मेन, इट इज आईटी एडवांस। ये क्वेश्चन नंबर 19 याद है, मैंने करा दिया था क्लास में, याद है 19 नंबर क्वेश्चन। टेबल बनाने की जरूरत नहीं, जो लिख दिया वो काफी है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, टेबल बनाने की जरूरत नहीं थी। ये क्वेश्चन जो है ना, मैंने आज जो बताया आपको सेंसिटिविटी वाला 25 नंबर क्वेश्चन, तो सेंसिटिविटी वाला जो कॉन्सेप्ट बताया है एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक वाला, उससे हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। 27 करिए, 27 का ए ऑप्शन पढ़िए क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27 और 28 करेंगे। डू नॉट लीव द क्लास, है ना, जब तक मैं नहीं बोलूंगा तब तक कोई क्लास नहीं छोड़ेगा। अकॉर्डिंग टू द आर्नियस इक्वेशन, पहला स्टेटमेंट, अ हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन, ये फॉल्स है या फॉल्स है या ट्रू है? पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, वेरी गुड, है ना, ठीक है। ओके, बी चलो ठीक है, डन डन डन। ओके, बी ऑप्शन पे आ जाओ। रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, दिस इज ड्यू टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड द एक्टिवेशन एनर्जी, सही है गलत? ट्रू हो जाएगा। रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, क्यों बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से? क्योंकि ज्यादा रेट कांस्टेंट क्यों बढ़ता है? क्योंकि रेट बढ़ता है ना। रेट कैसे बढ़ता है? ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होंगे, क्रॉस कर जाएंगे एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को, है ना। और वैसे भी क्या था, सुनो, वैसे भी जो रेट था, रेट कांस्टेंट का के जो था, समझ लो मेरी बात, मैक्सवेल रिलेशनशिप पे चले जाना, मैक्सवेल वाले पार्ट पे चले जाना। रेट कांस्टेंट जो के लिखा गया था, के लिखा गया था, के में था पी, जेड और एफ। ये जो एफ था, पी और जेड की जगह पर ने ए लिखा था, जो एफ था वो क्या था, ई की पावर ई ए बाई आर टी। तो ये तो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, लेकिन ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और ये क्या था, ये वाला एरिया था, याद है आपको, ये वाला एरिया था। और ये एरिया टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ऐसे पार्टिकल की संख्या बढ़ जाती है जो कि क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को पार कर जाते हैं। ये एफ क्या रिप्रेजेंट करता था, फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी लेवल। तो अगर एफ बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है के बढ़ेगा। सुना, समझ में आया? जस्ट टाइप SCR, है ना, पक्का समझ में आ गया ना। फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल क्रॉसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, अगर एफ बढ़ेगा तो के बढ़ेगा। वही कह रहा है वो, वही कह रहा है। देखो एक एक चीज जो है ना, और आप मेरे लास्ट 5 ईयर के अगर आप मुझे वो भी देखोगे ना, तो मैंने ये सारी चीजें क्लास में हमेशा बताई हैं। कभी भी आप देखोगे तो ये चीजें आपको हमेशा मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन आया था, अच्छा क्वेश्चन था। सी ऑप्शन, हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। क्या लगता है आपको, सी के बारे में क्या है? सी कैसा है? यस इट इज ट्रू, नो ट्रू। हायर द, अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो क्या होगा, वो टेम्परेचर के प्रति ज्यादा रिस्पॉन्ड करेगी, ज्यादा सेंसिटिव होगी। यस, मोर सेंसिटिव होगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ट्रू होगा। व्हाट अबाउट डी, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ रेट एट विच कोलिजन अकर इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी। यस और नो? यस और नो? द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, बोलो, है ना। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ रेट एट विच कोलिजन अकर। हाँ, ये तो कोलिजन अकर होगा इररेस्पेक्टिव ऑफ द एनर्जी। एनर्जी मतलब ही नहीं है ना प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में। यस ट्रू है। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर में क्या था, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए था, ए में क्या आया था, ए में पी और जेड आया था, एनर्जी की तो कोई बात ही नहीं है।
एनर्जी की तो कोई बात ही नहीं है ना। ठीक है, दो चीजें आएंगी। ठीक, आ गया समझ में? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर करो अब आप नेक्स्ट वाला। तो इसका आंसर BCD होगा, देख लो, चेक कर लो, ये होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ। 28 पे, 28 में क्या लिखा हुआ है? द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ अ रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर, करेक्ट है? नहीं, इसमें क्या पूछा था? हाँ, इसमें पूछा गया इन अ बाइमोलिकुलर रिएक्शन द स्टेरिक फैक्टर P was experimentally determined, है ना, P was experimentally determined to be 4.5। इसका स्टेरिक फैक्टर 4.5 दिया हुआ है। द करेक्ट अमंग द क्या हो जाएगा? द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर, बोलो। ट्रू है कि फॉल्स है? अच्छा चलो, ओके, मिक्स्ड एग्जाम्पल आ रहे हैं, है ना। एक्टिवेशन एनर्जी क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी कहां पे लिखा था, आपको याद है? ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, जो लिखा हुआ है, जो F लिखा हुआ है बोर्ड पे, F वाला, है ना। यस, E की पावर एक्सपोनेंशियल वाला जो था ना, जहां पे EA लिखा है, वहां पे पहले क्या लिखा था? मैक्सवेल रिलेशनशिप में वहां क्या लिखा था? काइनेटिक एनर्जी, याद है? तो काइनेटिक एनर्जी की जगह पर आई थी एक्टिवेशन एनर्जी, उसे ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं था। तो द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ स्टेरिक फैक्टर, बिल्कुल करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल सही है। वो तो केवल एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई समस्या नहीं, बिल्कुल ट्रू है। इसे ओरिएंटेशन से कोई लेना देना नहीं है ना। अब बी ऑप्शन पढ़ो, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी फैक्टर इज हायर देन दैट प्रेडिक्टेड द आर्गनेस इक्वेशन, सही है, अभी बताया था। हाँ, पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 4.5। 4.5 आएगा तो क्या होगा? एक्सपेरिमेंटल वाला क्या होगा? ज्यादा होगा, एक्सपेरिमेंटल वाला ज्यादा होगा भाई, ट्रू है, एक्सपेरिमेंटल वाला ज्यादा होगा। फिर अभी तो लिखा है, देखो कॉपी चेक करो अपनी कॉपी, ट्रू है। और सी के बारे में क्या ख्याल है? सी तो उल्टा है उसका, तो सी तो फॉल्स हो। सी के बारे में क्या ख्याल है? सी फॉल्स है। डी के बारे में क्या ख्याल है? डी के बारे में, डी के बारे में फॉल्स हो जाएगा। कैटलिस्ट हम कब मिलाते हैं? कैटलिस्ट हम कब मिलाते हैं? जब पी की वैल्यू कैसी होती है? कम होती है, ठीक है, पी की वैल्यू जब होती है कम होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए और बी आ जाएगा। तो देखो, इतने अच्छे क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस जेई के अंदर, तो इनको कराने के लिए आपको एक बेस बनाना पड़ता है ना, बनाना पड़ेगा, तभी जाके आप कर पाओगे, वरना ये हवा में, है ना। ठीक है, बस मेरा लास्ट, है ना, लास्ट को जो है ना वो ये है कि आप लोगों को ये फील करना कि पी की वैल्यू जो बड़ी है या कम है या ज्यादा है, उसका मीनिंग क्या है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है। स्टेरिक फैक्टर ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा आ गया है, रिएक्शन नहीं होगी, ये आप गलत सोच रहे हो। अगर ये दिमाग में है तो गलत सोच रहे हो, ध्यान रखना। स्टेरिक फैक्टर ज्यादा होने का मतलब है कि ओरिएंटेशन का जो इफेक्ट था वो रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है, रिएक्शन ज्यादा होगी, इसीलिए एक्सपेरिमेंटली ज्यादा निकल रहा था थ्योरेटिकल से ए का वैल्यू। और अगर स्टेरिक फैक्टर पी की वैल्यू कम है, बिकॉज ए जो है ना, पी और जेड है, जेड कोलिजन पे डिपेंड करता है, पी ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है, तो ए जो बताता है इफेक्टिव कोलिजन जैसा कुछ बताता है। तो अगर पी की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब है कि वो रिएक्शन को सपोर्ट कर रहा है, समझ में आया? तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से ज्यादा रिएक्शन होगी, तो एक्सपेरिमेंटली ज्यादा निकल के आता है, थ्योरेटिक जितना तुम सोचते हो थ्योरेटिकली ना, उससे ज्यादा अच्छी रिएक्शन हो रही होती है, उससे ज्यादा फास्ट हो रही होती है, क्योंकि ओरिएंटेशन का इफेक्ट जो है ना वो क्या कर रहा होता है, वो उसको सपोर्ट कर रहा होता है। एनर्जी के साथ साथ ओरिएंटेशन वाला इफेक्ट भी सपोर्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर स्टेरिक फैक्टर की वैल्यू कम हो गई है, कम हो गई है, तो तुम जितना सोच, स्टेरिक मतलब ओरिएंटेशन का इफेक्ट जो है ना वो सपोर्ट नहीं कर रहा है ना,
नहीं सपोर्ट कर रहा है, नहीं सपोर्ट कर रहा है तो तुमको कैटलिस्ट मिलाना पड़ेगा। फिर कैटलिस्ट क्या करेगा, कैटलिस्ट क्या करता है, अपने सरफेस पर इनवाइट करता है ना पार्टिकल्स को कि आप मेरे सरफेस पर आ जाओ और इकट्ठा हो जाओ और मेरे सरफेस पर ही रिएक्शन कर लेना, यही करता है ना कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जब अपने सरफेस पे लाएगा लोगों को, पार्टिकल्स को लाएगा, तो उनका ओरिएंटेशन ही तो क्रिएट कर रहा है ना। बोलो, दो लोग ओरिएंटेशन टेबल पे लेके अगर लाते हैं तो वो लोग आपस में क्या करेंगे, बात करेंगे ना, आपस में उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे टेबल टॉक टाइप का सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा जब वो पार्टिकल क्या उनके बीच में आके क्या होगा, वो एक ओरिएंटेशन के इफेक्ट पे आ जाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, वहां पे आपको कैटलिस्ट मिलाना पड़ता है, ठीक है। तो जस्ट माइंड ब्लोइंग, समझ में आ गया है ना, पी का समझ में आ गया, फिजिकल मीनिंग समझ में आ गया, जस्ट टाइप SCR, सुपर क्लियर है ना। तो ये आपके लिए कंप्लीट हो गया आपका टॉपिक, है ना। यस, नीतीश कुमार, क्या हुआ नीतीश कुमार? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही। सर ये जो स्टेरिक फैक्टर पी जो है सर, सर इसका मतलब एक्चुअल सिग्निफिकेंस क्या है सर? जैसा आपने बताया ना सर, उसका जस्ट अपोजिट सोच रहा था सर, स्टेरिक हिंड्रेंस की तरफ। इसीलिए तो बताया, इसीलिए तो मैंने कहा था कि लास्ट तक क्लास छोड़ के मत जाना, इसीलिए तो मैंने Yes, कहा sir. था कि लास्ट तक क्लास छोड़ के मत जाना। बहुत लोग चले गए क्लास छोड़ के, कि मुझे पता था कि आप पूरे लोग जो है ना, आप स्टेरिक फैक्टर को उल्टा इंटरप्रेट करोगे सभी लोग, है यस ना। सर, अभी तक यही समझ रहा था सर। हाँ, तो स्टेरिक फैक्टर को स्टेरिक फैक्टर ज्यादा का मतलब है उसने ज्यादा सपोर्ट किया है आपको, मतलब सर जिस रिएक्शन तरीके से, को हाँ, जिस बढ़ाया। तरीके से हम कॉन्सेप्ट वहां लेते हैं ना, स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया तो रिएक्शन नहीं होगी, यस सर, स्लो हो जाएगी। हाँ, तो उसके केस में पी की वैल्यू कम आएगी, क्योंकि बहुत सारी साइट्स हैं, वो कई तरफ से ट्राई करेगा। तो मान लो 100 ट्राई मारे, उसमें से एक सक्सेस हुआ तो 1/100 हो गया ना। यस सर, बहुत और स्लो अगर हो वो गया। एक ट्राई मारता है और सक्सेस हो जाता है तो बहुत फास्ट हुआ सर। तो फास्ट होगा ना। तो वही तो स्टेरिक फैक्टर ने क्या किया, सपोर्ट किया ना। यस सर, तो वही सर वो चीज ओरिएंटेशन पे डिपेंड करता है ओवरऑल। ओरिएंटेशन पे डिपेंड करेगा, वो चीज है ना, इस तरीके से। तो होमवर्क जो है ना, अब आप लोग होमवर्क वाला जो पार्ट है सीट में, सीट वाले केस में कहाँ गया सीट, एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, करो यार एक्सरसाइज 2 करो। मैं अभी एक काम करता हूँ, रुको, मैं भी टेलीग्राम पे मैसेज डालता हूँ ना, रुक जाओ, देख के डालता हूँ टेलीग्राम पे मैसेज, ठीक है। यस सर, सही रहेगा सर, सही रहेगा। मैं टेलीग्राम पे मैसेज क्वेश्चन नंबर ही डाल देता हूँ सीधा, सही रहेगा। 1 और 2 3 सबके मिला के क्वेश्चन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। आधे Yes, sir, घंटे ठीक है। मिल जाएगा ना, वो ज्यादा सही रहेगा, ऐसे देखने टाइम भी हो रहा है, क्योंकि 11:23 हो गए ना, दूसरा क्लास Yes, भी sir. शुरू होना है ना। ओके पीयूष, अभी कुछ पूछना है क्या तुमको भी? सर मैं कह रहा था सर, हमारी दिवाली वेकेशन हो रही है, हाँ, तो सर आप कुछ मतलब टेस्ट वेस्ट करा देना हमें छुट्टियों में। डिस्कशन होगा ना, क्या परेशान कर रहे हो, डिस्कशन होगा बस। डिस्कशन नहीं है सर सर, छुट्टी में आप टेस्ट। क्लास कंटिन्यू रखना सर। नहीं, डिस्कशन होगा, टेस्ट वेस्ट का तो मुझे नहीं पता, मैं टेस्ट वेस्ट तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अपना काम कर लूंगा, थोड़ा बहुत निपटा दूंगा सर आपका, ठीक है, वो कर दूंगा, ठीक है। सर इस वेकेशन में सर छोटा हुआ टॉपिक करा दीजिएगा सर। अरे पहले क्लास तो वो तो मना ही कर रहे हैं, क्लास लगवाने के लिए नहीं हो रही, क्लास के लिए रेजोनेंस में तो मना ही कर रहे हैं, मैं तो खुद ही मैं लगवाऊंगा कैसे भी करके, कोशिश करता हूँ, ठीक है। ओके सर, ओके अब सर। यार प्रॉब्लम यही है कि अगर कंटेंट देता हूँ तो वो स्लो होगा, है ना। कंटेंट में मैं कोई सही है सेक्रीफाइस सर। नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, बाकी क्योंकि मैं टाइम में लेक्चर देख के नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिलेबस देख के पढ़ा रहा हूँ, है ना, ठीक है, ठीक है। नहीं सर, सही है सर, आप ऐसे ही पढ़ाते हैं सर। हाँ, तो जो सिलेबस है, जो आता है, मैं उसको देख के पढ़ा रहा हूँ, है ना, उसके हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, और आपको, और आप याद करो, अभी कोई दिक्कत नहीं, बट आप याद करोगे जब आपका एग्जाम अच्छा होगा, गारंटी है मेरा, है ना। ओके सर, थैंक यू सर।